नमस्कार और स्वागत है इस खास बातचीत में। आज हम एक ऐसी सुर्खी पर गौर कर रहे हैं जिसने पिछले कुछ समय से काफ़ी लोगों का ध्यान खींचा है। क्या भारत की अर्थव्यवस्था वाकई जापान से आगे निकल गई है? क्या भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? ये दावे सुर्खियां तो बटोर रहे हैं, पर क्या ये पूरी कहानी बताते हैं? हमारी आज की ये चर्चा भारत की अर्थव्यवस्था आंकड़ों का सच नाम के एक विश्लेषण के कुछ अहम बिंदुओं पर आधारित है। आज हमारा मकसद इन हेडलाइन से थोड़ा आगे बढ़कर ये समझना है कि ये आर्थिक आंकड़े असल में क्या दिखाते हैं, और शायद उससे भी जरूरी एक आम नागरिक के जीवन के लिहाज से इनका क्या मतलब है। ठीक है, तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जो अभी चर्चा का केंद्र है। नीति आयोग, जो भारत सरकार का एक प्रमुख थिंक टैंक है, उसके सीईओ ने हाल में कहा, और उन्होंने इसके लिए आईएमएफ मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों का हवाला दिया कि भारत अब $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गया है। इसे छोड़ दिया है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। सुनने में तो ये वाकई बहुत प्रभावशाली लगता है ना, जैसे कोई बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया हो। हाँ, ये $4 ट्रिलियन का आंकड़ा और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात आईएमएफ के अनुमानों के हिसाब से देखें तो हाँ, तकनीकी रूप से ये सही है। ये यकीनन एक अहम पड़ाव है। ये दिखाता है कि देश की जो कुल आर्थिक गतिविधि है उसका आकार बढ़ रहा है। लेकिन यहीं पर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है, और यहीं हमें थोड़ा रुक कर और गहराई से सोचने की जरूरत है। सिर्फ अर्थव्यवस्था का कुल आकार, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो पूरी तस्वीर नहीं दिखाता है। दरअसल वो जो विश्लेषण है जिस पर हम बात कर रहे हैं, उसमें इसी बात पर जोर दिया गया है। जब हम इस $4 ट्रिलियन के आंकड़े को देखते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि ये जो आय है ये कितने लोगों में बट रही है। भारत की आबादी आप जानते हैं लगभग 1.4 अरब है। अब इसकी तुलना जापान से करें। जापान की अर्थव्यवस्था का आकार शायद भारत से थोड़ा ही कम हो, पर उनकी जनसंख्या महज 12.4 करोड़ के आसपास। मतलब भारत की आबादी जापान से लगभग 11 गुना ज्यादा है। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि जैसे केक का साइज तो बड़ा हो गया है, लेकिन उसे खाने वाले इतने ज्यादा लोग हैं कि हर किसी के हिस्से में जो टुकड़ा आ रहा है वो अपने आप ही बहुत छोटा हो जाता है। ये एक बहुत जरूरी पहलू है जिससे अक्सर हेडलाइंस में उतनी जगह नहीं मिलती। बिल्कुल सही। यही यही मुख्य बिंदु है। कुल राष्ट्रीय आय जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन जब आप उसे इतनी बड़ी आबादी पर बांटते हैं तो जो प्रति व्यक्ति आय निकल कर आती है, मतलब हर व्यक्ति की औसत आय, उसका जो आंकड़ा है वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी कहता है। और यही वो मीट्रिक है, कह सकते हैं, जो आम आदमी के जीवन स्तर और उसकी आर्थिक भलाई को बेहतर ढंग से दिखाता है। अक्सर सुर्खियां बड़े आकार का जश्न मनाती हैं, लेकिन औसत नागरिक की असलियत वो प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा जुड़ी होती है। तो फिर इस लिहाज से देखें, मतलब प्रति व्यक्ति आय के मामले में तो भारत और जापान की तुलना कैसे होती है? मतलब औसतन एक भारतीय नागरिक सालाना कितना कमा रहा है और जापान में ये आंकड़ा कहाँ है? चलिए इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझते हैं। प्रति व्यक्ति जीडीपी, मतलब देश की कुल आर्थिक उपज जीडीपी को जब हम कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति औसत आय का एक अंदाजा मिलता है। अब आंकड़े देखिए, और ये आंकड़े सच में हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग $2,500 के आसपास है। अगर इसे रुपए में बदलें तो ये सालाना करीब 2 लाख रुपए बनता है। मतलब महीने का लगभग 17,000 रुपए। और जापान, उनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है इसके मुकाबले? जापान की प्रति व्यक्ति आय वो है लगभग $34,000, यानी भारत की तुलना में करीब 14 गुना ज्यादा। अब यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। वो विश्लेषण इस बात पर भी रोशनी डालता है कि जापान आज जिस प्रति व्यक्ति आय के स्तर पे है, यानी $34,000, भारत को वहां तक पहुंचने में अभी कई दशक लग सकते हैं, अगर मौजूदा विकास दर भी बनी रहे तब भी। बल्कि एक और थोड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जापान की प्रति व्यक्ति आय आज से लगभग 50 साल पहले उस स्तर के आसपास थी जहां भारत आज खड़ा है, $2,500 पर। 50 साल? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा फासला है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम औसत आय या व्यक्तिगत समृद्धि के पैमाने पर देखें तो हम जापान से लगभग आधी सदी पीछे चल रहे हैं। ये आंकड़ा उस $4 ट्रिलियन वाली हेडलाइन को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है, निश्चित रूप से। और ये तुलना सिर्फ जापान तक ही सीमित नहीं है। अगर हम चीन को देखें, जिनकी आबादी भारत के लगभग बराबर ही है, उनकी प्रति व्यक्ति आय भी भारत से लगभग 5 गुना ज्यादा है, करीब $12,500।
ये तुलनाएं हमें ये समझने में मदद करती हैं कि कुल अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने के बावजूद औसत नागरिक के जीवन स्तर में सुधार की रफ्तार क्या है और चुनौती कितनी बड़ी है। तो सवाल उठता है, और वो विश्लेषण भी यही सवाल उठाता है, कि क्या किसी देश की आर्थिक तरक्की को मापने के लिए सिर्फ कुल जीडीपी का आकार ही काफी है, या हमें व्यक्तिगत समृद्धि, जीवन स्तर और आय के वितरण जैसे पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि आखिर में तो अर्थव्यवस्था का मकसद लोगों का जीवन बेहतर बनाना ही होता है ना। ये वाकई एक विरोधाभास जैसा लगता है। एक तरफ हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति जीडीपी की जो वैश्विक रैंकिंग है उसमें हम बहुत नीचे, लगभग 163वें स्थान पर आते हैं। ये इतना बड़ा फासला, ये हमें क्या बताता है? ये सिर्फ आंकड़ों का अंतर है या इसके कुछ गहरे सामाजिक आर्थिक मायने भी हैं? ये फासला, ये सीधे तौर पर देश के भीतर धन का जो वितरण है और जो बढ़ती आर्थिक असमानता है उसकी तरफ इशारा करता है। और वो विश्लेषण इसी मुद्दे पर काफी जोर देता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं रह जाता, ये देश के करोड़ों लोगों के रोजमर्रा के जीवन की हकीकत बन जाती है। अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ना एक बात है, लेकिन उस बढ़त का फायदा कितने लोगों तक पहुंच रहा है, ये बिल्कुल दूसरी और शायद ज्यादा जरूरी बात है। विश्लेषण में दिए गए आंकड़े इस असमानता की एक कह सकते हैं गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। बताया गया है कि भारत में जो सबसे अमीर 1% लोग हैं, वो देश की कुल संपत्ति का लगभग 40% हिस्सा रखते हैं। सोचिए, सिर्फ 1% आबादी और उनके पास देश की करीब आधी दौलत। 40%, ये आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। मतलब देश की ज्यादातर संपत्ति मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सिमटी हुई है। हाँ, और सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही चिंताजनक है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि भारत की 90% आबादी, यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा, महीने में औसतन 25,000 रुपए से भी कम कमाता है। विश्लेषण में एक और गंभीर बात कही गई है कि भारत में आय और संपत्ति की असमानता का स्तर अब शायद उस दौर से भी बदतर हो गया है जब देश पर ब्रिटिश राज था। ये सुनना तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। मतलब आजादी के इतने दशकों बाद भी आर्थिक खाई कम होने के बजाय शायद और गहरी हुई है। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो आर्थिक विकास हो रहा है उसका बड़ा हिस्सा आबादी के एक बहुत छोटे से तबके को मिल रहा है और आम आदमी तक उसका लाभ उस अनुपात में नहीं पहुंच पा रहा जैसा कि कुल जीडीपी के आंकड़े से लग सकता है। बिल्कुल, यही उस विश्लेषण का केंद्रीय तर्क है। जबकि कुल अर्थव्यवस्था का केक बड़ा हो रहा है, इसमें शक नहीं, लेकिन उस बढ़ते हुए केक के जो अतिरिक्त टुकड़े हैं वो ज्यादातर पहले से ही अमीर कुछ भारतीयों की प्लेट में जा रहे हैं। देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए जीवन स्तर में वास्तविक और तेज सुधार लाना अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। कुल आकार बढ़ रहा है, पर औसत समृद्धि उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही। तो इस पूरी तस्वीर को अगर हम एक साथ देखें, एक तरफ प्रभावशाली कुल जीडीपी का आंकड़ा और वैश्विक रैंकिंग में उछाल, दूसरी तरफ बहुत कम प्रति व्यक्ति आय और गंभीर आर्थिक असमानता, तो हम भारत की आर्थिक स्थिति का सही मूल्यांकन कैसे करें? विकास का असली पैमाना क्या माना जाना चाहिए? इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि हमें जीडीपी के कुल आकार के मोह से थोड़ा आगे बढ़कर देखने की जरूरत है। किसी भी अर्थव्यवस्था का असली स्वास्थ्य और उसकी सफलता सिर्फ उसके कुल आकार से नहीं मापी जानी चाहिए। जैसा कि उस विश्लेषण में तर्क दिया गया है, इसमें यह भी शामिल होना चाहिए कि आर्थिक विकास के फायदे कितने समान रूप से बंट रहे हैं, औसत नागरिक की आय कितनी बढ़ रही है और उनके जीवन की गुणवत्ता में कितना सुधार हो रहा है। क्या विकास सिर्फ कुछ क्षेत्रों या कुछ लोगों तक ही सीमित है, या ये समावेशी है, मतलब सबको साथ लेके चल रहा है। यानी भले ही सुर्खियां भारत को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताकर जश्न मना रही हों, जमीनी हकीकत ये है कि जब बात व्यक्तिगत समृद्धि और औसत जीवन स्तर की आती है तो हम जापान जैसे विकसित देशों के करीब पहुंचने से अभी दशकों दूर हैं। जैसा कि विश्लेषण में भी कहा गया है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में जापान के मौजूदा स्तर तक पहुंचने में हमें कई दशक लग सकते हैं, भले ही हम तेज विकास दर बनाए रखें। सही कहा। सुर्खियां अक्सर बड़े और सरल आंकड़ों का जश्न मनाती हैं क्योंकि वो ध्यान खींचते हैं। $4 ट्रिलियन या चौथी रैंक बोलना आसान है, लेकिन अर्थव्यवस्था की असल कहानी ज्यादा जटिल होती है। वो कहानी आय के वितरण की होती है, बढ़ती या घटती असमानता की, रोजगार की गुणवत्ता की और आम नागरिक की आर्थिक सुरक्षा के बारे में होती है।
ये समझना बहुत जरूरी है कि जब तक विकास का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मतलब व्यापक रूप से साझा नहीं किया जाता, तब तक केवल कुल आकार बढ़ जाने से आम लोगों के जीवन में जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा या सकारात्मक बदलाव आए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए जीवन और कठिन हो जाए। तो ये तो साफ है कि हमें केवल सुर्खियों पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए। उनके पीछे छिपे संदर्भों, बारीकियों और पूरी कहानी को जानना बेहद जरूरी है, खासकर जब हम आर्थिक विकास और देश की प्रगति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात कर रहे हों। तो इस पूरी बातचीत का जो मुख्य सार निकलता है वो यही है कि हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था कुल आकार के लिहाज से निश्चित रूप से बढ़ रही है और वैश्विक मंच पर इसकी रैंकिंग भी सुधर रही है। ये अच्छी बात है। लेकिन जब हम प्रति व्यक्ति आय और धन के वितरण जैसे ज्यादा जमीनी और महत्वपूर्ण मानकों को देखते हैं, तो जापान जैसे विकसित देशों की तुलना में एक बहुत अलग, ज्यादा चुनौतीपूर्ण और कह सकते हैं गंभीर तस्वीर सामने आती है। बिल्कुल। कुल आकार अपनी जगह महत्वपूर्ण है, वो देश की बढ़ती क्षमता को दिखाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वास्तविक समृद्धि और प्रगति इस बात में निहित है कि उस आर्थिक विकास का फल समाज के विभिन्न वर्गों तक कैसे पहुंच रहा है, हर नागरिक वास्तव में कितना कमा रहा है और उसके जीवन स्तर में कितना सुधार हो रहा है। और यहीं पर मैं आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचारोत्तेजक प्रश्न श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। समग्र आर्थिक विकास और व्यक्तिगत समृद्धि के बीच इस स्पष्ट अंतर और बढ़ती असमानता को देखते हुए किसी भी राष्ट्र की, सिर्फ भारत की ही नहीं, आर्थिक सफलता को मापने के लिए वास्तव में कौन से संकेतक जीडीपी के कुल आंकड़े से ज्यादा महत्वपूर्ण होने चाहिए? जब हम विकास की बात करते हैं तो अरबों लोगों के जीवन स्तर के संदर्भ में उसका सही अर्थ क्या होना चाहिए? क्या हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता जैसे पहलुओं को आर्थिक प्रगति के मापदंडों में और अधिक महत्व देने की आवश्यकता है? ये सोचने वाली बात है।